Hello students, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the another lecture of NCERT foundational course, that is your chapter number 9 class 11th geography. I hope कि आप लोगों को chapter 1 से लेकर chapter 8 तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, दैट टॉक्स अबाउट सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें कवर करने वाले हैं दैट विल सेट अ बेस फॉर यू टू स्टडी अनदर थिंग। ठीक है, फाइन। तो चलिए, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय लर्निंग एक्चुअली व्हाट इज सोलर रेडिएशन। आप बताइए कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, व्हाट यू ऑल थिंक सोलर रेडिएशन क्या होता है, बताइए, थिंक करिए क्या होता है बिना डिस्क्रिप्शन पढ़े। Earth's surface receives most of its Earth's surface receives most of its energy in short wavelength. The energy received by the Earth is known as incoming solar radiation, which in short is termed as insolation. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो अर्थ जो हमको जो सन से जो एनर्जी मिल रही है वो हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। वेवलेंथ इसका शॉर्ट होता है। ठीक है, जो अर्थ की रेज आती है, ऑलवेज रिमेम्बर इट इज शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। समझ में आया? ठीक है, तो एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो एनर्जी हमको सन से मिल रही है अर्थ की तरफ, वो क्या है? आपकी सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और या तो हम उसको इंसोलेशन भी बोलते हैं। फाइन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ। पढ़ा है ना? ये वाला जो आपका इक्वेशन है वो आपने पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है सोलर एनर्जी की, द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सोलर योर सन, क्या होता है? इट इज एक्सट्रीमली ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, एंड इसीलिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो दिस इज द इक्वेशन, शॉर्ट वेवलेंथ। और आने वाले रेडिएशन को इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। As the Earth is geoid, resembling a sphere, the sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the Earth intercepts a very small portion of sun's energy. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? देखिए, अब सन का जो शेप है वो सर्कुलर पाथ में है, आप दिख रहा है, सर्कुलर जियोइड स्फेरिकल शेप में है ना? तो क्या आपको लगता है कि ऑल द प्लेसेस विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज? एब्सोल्युटली नो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाले पोर्शन में डायरेक्ट आपका हिट कर रहा है रेज, लेकिन ये वाले में एंगल बन रहा है बिकॉज ऑफ द शेप जियोइड ऑफ द सन। इफ आई ट्राई टू इमेजिन इफ द सन इज इन द स्क्वायर फॉर्म, अगर ऐसा होता तब तो सारे जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ रेज पड़ रही होती, बट एनी हाउ सन शेप इज इन द जियोइड फॉर्म, so there are places where they are getting directly rays, otherwise they are getting obliquely, मतलब एक एंगल बना के। ठीक है, on an average the earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of its atmosphere। ठीक है, ये आपको जानना है, ये आपको याद नहीं करना है, एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए आई हैव टोल्ड यू। During its revolution around the sun, the Earth is farthest from the sun on 4th July. The position is called as aphelion. अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के पहले I want to show you this diagram. ठीक है? You know that sun के चारों तरफ हमारा अर्थ जो है वो घूम रहा है, लेकिन आपको एक चीज रिमेम्बर करनी है कि अर्थ जो ऑर्बिट कर रहा है दैट इज नॉट इन द सर्कुलर पाथ में नहीं कर रहा है, उसका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा स्फेरिकल ओवल शेप का है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा समय आता है जहाँ पे सन से बहुत करीब होता है अर्थ। आप देख सकते हो, ये वाला देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी फॉर दिस इरेगुलर लाइन, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ना, ये 147 मिलियन किलोमीटर है बस।
और यहाँ पे देखोगे तो 152 है। कुछ जगह ऐसा भी आ रहा है जहाँ पे अर्थ इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। तो द पोजिशन वेयर द सन एंड द अर्थ इज क्लोजर दैट इज नोन एज पेरीहीलियम। क्या बोला जाता है? पेरीहीलियम। ठीक है, यही बोल रहा है। ये देखो, on 3rd January the earth is nearest to the sun, this position is called perihelion. Fine, this is your perihelion। 3rd January को ये होता है। And aphelion क्या होता है? It is that time when your earth is farthest from the sun. It happens on 6th of July। ओके, समझ में आ गया? ये 6 जुलाई को होता है aphelion, when the earth is very far away from the sun। And perihelion refers to your earth is very close to the sun। ये आपको समझना है। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। Therefore, the annual insolation received by the earth on 3rd January is slightly more than the amount received on the 4th July। 4th, ये 6th या 4th, ये दोनों के बीच में ही आता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है एग्जैक्टली? इट इज सेइंग दैट जो पेरीहीलियम, नाउ you only tell me that which position of the earth will receive more amount of sun rays? You only tell me, this one or this one? Obviously this one, क्योंकि this is closer to the sun। ये थोड़ा लेट से, ये the rays of the sun will not be as much as effective as it is in the perihelion। That is only described in this point। Now this variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth। ये जो आपका घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, इसके वजह से उतना ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। इट इज जस्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिसीव्ड, एंड दैट टू ऑन 2 पर्टिकुलर डेज, दैट इज 3rd January and your 4th or 6th July। ठीक है, now before going ahead, this is our IAS mentorship program which you need to understand। Beautifully designed program for you all so that you can easily crack UPSC examinations। Our Riyasat Ali sir will help you in all the aspects he can। You can see all the perks which have been provided here, everything is written। आप pause करके देख सकते हैं। And for those students who want to join this mentorship or want a mentor support from the start of their preparation till the end, वो IAS mentorship का foundation program को join कर सकते हैं। ठीक है, and we are frequently launching batches। August में भी we have launched many batches। To get enrolled in it, to get information about the latest batch of August, you can directly give a call on this number। Now let us try to understand the variability of insolation at surface of the earth। अब मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ की जो सन की रेस जो है वो डायरेक्टली हर जगह इक्वल फॉल नहीं होती बिकॉज ऑफ द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ। That is only telling in variability। What is the variability? The amount and the intensity of the insolation vary during a day, season, year। तीनों चीजों में वेरिएशन होता रहता है। अब क्या क्या फैक्टर्स है that is causing these variations are rotation of the earth on its axis। अब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो जो पोर्शन अर्थ सन के सामने आएगा, दिस इज, समझ लीजिए कि दिस इज योर सन रेज कमिंग। The portion of the earth which is in front of your sun will receive sunlight and other will be in shadow zone। यहाँ पे आपका night होगा, यहाँ पे आपका day होगा। The angle of inclination of the sun rays, I have already told you that not all the places are getting direct rays, but some are making angles also। ये ऐसे पड़ रहा है रेज, ऐसे पड़ रहा है रेज, है ना? ये है length of the day। The days in summer are bigger, which means that the sun heat and light will be for more time। Transparency of the atmosphere, if the atmosphere is full of clouds, तो सन की रेज उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगी, ग्राउंड तक नहीं आ पाएगी, बिकॉज देयर आर क्लाउड्स, देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस। इफ देयर इज डस्ट ऑल्सो इन द atmosphere, that will also obstruct the passage of light of sun। So transparency। The configuration of land in terms of its aspect। ठीक है, लैंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इज लैंड इन द फॉर्म ऑफ योर माउंटेन, इज, ठीक है, माउंटेन है, यहाँ पे अगर सन है तो सन की रेज कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी, ये आपका शैडो जोन बन जाएगा। So these all 5 factors you need to remember it, very important for you। This will tell you the variability of insolation। ठीक है,
द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमोस्फियर। अब सोलर रेडिएशन का पैसेज एटमोस्फियर। द एटमोस्फियर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस फॉर्मूला दैट योर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो सन का फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो वेवलेंथ कम रहेगा। तो सन का जो शॉर्ट वेव जो वेवलेंथ आ रही है ना, उसके लिए हमारा जो एटमोस्फियर है ट्रांसपेरेंट है, मतलब इट कैन इजीली इनटेक इट। नाउ दिस इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमोस्फियर बिफोर स्ट्राइकिंग टू द अर्थ सरफेस। अब एटमोस्फियर में पास करता है। अब ये देखो, ये आपका सन की रेज आ रही है। दिस इज माई शील्ड ऑफ एटमोस्फियर। बिफोर रीचिंग द अर्थ इट विल पास टू दिस लेयर, देन ओनली इट विल कम टू द अर्थ। यही आपका पॉइंट बता रहा है। Now within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation। ठीक है। अब इस एटमोस्फेयर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको वाटर वेपर मिलेगा, आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना, आपको ओजोन मिलेगा, गैसेस मिलेंगे जो कुछ पार्ट ऑफ द सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है जब बिना अर्थ सरफेस के पहले ही। अर्थ सरफेस में जाने के पहले ही द सन रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रोपोस्फियर, because in troposphere there are clouds, there are vapors, there are ozone, there are gases which absorb it. Very small suspended particles in the troposphere scatter visible spectrum both to the space and towards the earth surface. This process adds the color to the sky. अब जब ये सन की रेज आ रही है, तो सन की रेज जब एटमोस्फेयर में जा रही है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, तो यही जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है, जब सन की रेज यहाँ पे आती है टकरा के वो रिफ्लेक्ट करती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जिसकी वजह से आपके क्लाउड्स में कलर आता है, आपके स्काई में कलर आता है। ठीक है। द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमोस्फियर। जो रेड है और जो ब्लू कलर जो स्काई का आ रहा है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही आ रहा है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। Spatial distribution of insolation at Earth's surface. The insolation received at the surface varies from 320 watt in tropics to about 70 watt in poles. I have already told you, है ना, कि हमारा अर्थ सरफेस ऐसा जियोइड शेप का है, तो यहाँ पे आपका सन रेज ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू पोल्स। तो पोल्स पे 70 वाट के अराउंड ही पड़ रहा है, अदरवाइज इन द surface it is your 320. Maximum insolation received over subtropical desert where the cloudiness is least. I have already told you what are the obstructions during the when the sun is coming, clouds. बट क्या होता है, जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स होते हैं ना, डेजर्ट वाले जो रीजन्स होते हैं, उधर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे सन को आने के लिए साफ रास्ता है। ये वाला पोर्शन आप देखो, यहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं है, तो यहाँ पे सन कैन इजीली पेनिट्रेट। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग क्लाउड। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। फिगर देख लीजिए, आपके लिए लगा दिया है मैंने। नेक्स्ट इज योर इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। अब ये क्वेश्चन है कि ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपकी सन रेज पड़ रही है इक्वेटर पे, यहाँ पे जो सन की रेज पड़ रही है वो कम है एज कंपेयर टू दिस रीजन ट्रॉपिक्स। बोला जा रहा है कि ट्रॉपिक्स पे सन की रेज ज्यादा पड़ रही है। ऐसा क्यों? थिंक फॉर 20 सेकेंड्स एंड देन आई विल टेल यू। बहुत जरूरी है सोचना। आया दिमाग में? एनी आइडिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्वेटर में आपका सन जब आ रहा है तो आपके क्लाउड्स भी बन रहे हैं बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन हैपनिंग। क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट हो रही है तो जितने आपके ओशंस हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेटिंग एंड क्लाउड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है वहां पे सन की रेज पहुंच नहीं पाती है उतने अच्छे से। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस रीजन विल रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सन रेज
This is only the answer to this question. That generally say the same latitude the insolation is more over the अच्छा ये वाला equator receives comparatively less insolation than tropics. इस sentence का आंसर मैंने आपको बता दिया that because of the formation of clouds over equator, this is the reason why equator is receiving less insolation as compared to the tropics. अब बात आती है latitude की, ठीक है, उसके ऊपर चलने की. अब अगर मैं बोलूं कि ये वाले latitude पे the insolation is more over the continent than over the ocean. In winter, the middle and higher latitude receives less radiation than in summer. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया जो लैंड होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसमें बहुत सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आसपास होते हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू ट्रांसफर द हीट एज कंपेयर टू द मूविंग ओशन, क्योंकि मूविंग ओशन में देखा जाए तो कंपैरेटिवली दूर दूर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है इंसोलेशन इज मोर ऑन लैंड. दिस इज द आंसर. अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है, एक एक को ब्रीफली हम समझेंगे जितना जरूरत है. कंडक्शन, heat is transferred to the part of atmosphere close to the hot surface of the earth. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में, और तब ट्रांसफर हो रही है कि अगर ये अर्थ सरफेस मेरा गर्म है तो इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म होगा तो वो गर्म हो जाएगा. दिस इज योर कंडक्शन. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल ऑन रियल लाइफ इज योर प्रेस. आप प्रेस करते हो क्लोथ्स को अपने, बिकॉज योर प्रेस इज हॉट, व्हेन द क्लोथ इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द प्रेस योर क्लोथ इज वेल प्रेस्ड. ठीक है, आसपास की चीजें आपकी गर्म नहीं होगी. द ऑब्जेक्ट विच इज इन टच with the hot object, then that object only gets heated up. This is your convection. Convection क्या होता है? हीट जो एयर जो हीट हो गई है वो राइज अप होती है और आसपास के सारे चीजों को आपका गर्म कर देती है. एवरीथिंग इज getting hot and hot because the air is moving. So this is your convection. ये वर्टिकल हो रहा है, आप देख सकते हो कि वर्टिकल हो रहा है, राइज हो रही है एयर इज राइजिंग. However, advection में horizontal movement dominate होता है. यहाँ पे horizontal heat transfer होती है using wind. Understood? Conduction, convection, advection, very important. तीनों में आपको पता होना चाहिए. Terrestrial radiation, heat is transferred from the surface of the earth to outer space in long waves. अब क्या होता है? सन की रेज जो है वो आ गई, लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब रात को दे एमिट आउट, है ना, यही रेडिएशन को वो रिलीज आउट करेंगे. फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ बड़ी होगी. दैट इज वाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वेव जो है वो लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द सन रेडिएशन, क्योंकि सन की रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आपका कम है इसलिए आपका वेवलेंथ ज्यादा है. ठीक है, रिमेंबर. The air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents and further transmit the heat of the atmosphere. इसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. मैंने डायग्राम में आपको बता दिया ये वाला. ठीक है, horizontal movement of air is relatively more important than vertical movement, और इसी horizontal movement को क्या बोला गया है गाइस? एडवेक्शन बोला गया है ना. In tropical regions, particularly in northern India, during summer season, लू चलती है. यूपी बिहार, you must have heard this word लू. This is heat wave, horizontal movement. ठीक है, this is your advection process. मिडिल लैटिट्यूड में भी जो आपके डे और नाइट में वेरिएशन आ रहे हैं, डे इज एक्सट्रीमली हॉट, नाइट इज कोल्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडवेक्शन. फाइन. Talking about terrestrial radiations, I have already briefed you about what is this. This is the radiation emitted out by the terrestrial land, okay, because it has absorbed the sun's heat. Now it is time to give out. So this terrestrial radiation frequency is very low, that is why its wavelength is very high, long wavelength. It is as opposite to your sun's insolation.
The insolation received by the earth is in short wave form and heats up the surface. This energy heats up atmosphere from below. इसी को हम terrestrial radiation बोलते हैं. ठीक है. अब the earth after being heated it itself become radiating body and radiates the energy to atmosphere. Radiate करता है atmosphere. वही आपका terrestrial radiation. Atmosphere in turn radiates and transmits heat to the space. Finally, the amount of heat received from the sun is returned to the space. जो heat आई है वो heat चले जा रही है. ठीक है. Thereby maintaining constant temperature at the earth's surface in the atmosphere. sun की rays आई 100 यूनिट, चली गई 100 यूनिट. तो इससे क्या है, टेम्परेचर बैलेंस हो गया है ना. टेम्परेचर इज नाउ बैलेंस. अब यही आपका टेम्परेचर बैलेंस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस टॉपिक, दैट इज योर हीट बजट ऑफ प्लैनेट अर्थ. देखिए अबव फिगर डिपेक्ट्स, ये वाला जो फिगर है, द हीट बजट ऑफ प्लैनेट अर्थ. द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर. ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, ना एक्यूमुलेट करती है, ना तो वो लूज आउट करती है, मेंटेन करती है. बट एनी हाउ दिस इज नॉट हैपनिंग नाउअडेज बिकॉज द गैसेस सच एज योर CO2 है ना, आपका अदर गैसेस are absorbing heat in a very large amount because of which the earth is getting heated up. अब ये वाला जो कंडीशन है जहाँ पे ना तो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना तो लूज हो रहा है, 10 डिग्री है सेल्सियस तो 10 डिग्री ही रह रहा है, ये वाला कंडीशन तभी पॉसिबल है if the amount of heat received in the form of insolation equal the amount of loss. Obviously ये तभी पॉसिबल है कि अगर सन की रेज 100 यूनिट आई और जा भी 100 यूनिट ही रही है, तभी तो पॉसिबल है कि भाई सुबह भी 10 डिग्री है, शाम में भी 10 डिग्री है. अब इसी के लिए एग्जांपल है, देखो. कंसिडर दैट इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप इज 100% इंसोलेशन आ रही है, डायग्राम देखो 100% आ रही है आपको. ठीक है. While passing through atmosphere, some amount of energy is reflected, scattered and absorbed. अब ये जो 100 आ रही है वो कुछ तो स्कैटर हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है. 3 चीजें हो रही है, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्बिंग. यू कैन सार और रात whatever you want to remember, you can remember. ठीक है. Only the remaining part reaches the earth's surface, roughly 35 units. हाँ, जो 100% में से जो स्कैटर हो गई, जो रिफ्लेक्ट हो गई, जो एब्जॉर्ब हो गई, इसके अलावा जो है वो आपका सरफेस पे जाती है. रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ. 35% जो है, 35 यूनिट जो है वो स्पेस में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. मतलब 100 यूनिट आया, उसमें से 35 जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो बचा कितना, 65 यूनिट. 65 यूनिट. अब इसी का जो 35 यूनिट्स है वो 35 यूनिट्स में से जो 27 यूनिट्स है दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड. क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. ठीक है. क्लाउड इज, देख रहे हो 27 और 2 बाई अर्थ. ठीक है. सारी चीजें इसी डायग्राम में होंगी, यही चीजें होंगी. अर्थ की रेज आ रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ स्कैटर हो रहा है, तब जाके कुछ परसेंट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है. मतलब 100 का 100 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना, 100 का 100 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. ओनली 2 यूनिट्स फॉर्म द स्नो एंड आइस कवर एरियाज ऑफ द अर्थ. ठीक है. 2 यूनिट्स कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्नो और आइस. रिमेनिंग 65 ऑफ एब्जॉर्ब, जो आपके 35 तो रिफ्लेक्ट हो गए, चले गए. अब 65 ही आपके एब्जॉर्ब हुए. इसी 65 से 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 51 बाय अर्थ. 65 में से 14 आपका एटमॉस्फेयर ले लेता है और आपका बचा हुआ 51 क्या ले लेता है, आपका अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब. दिस इज द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, हाउ द अर्थ इज रिसीविंग एंड emitting. There are variations in the amount of radiation received. Obviously, some part has surplus, some part has deficit. For example, sandy areas will receive more amount of sun rays because it is having potential to absorb as compared to your forest area. Because forest area is full of trees. It is full of trees. So it is very hard for the sun to completely reach out to the ground. Because it is obstructed by the trees.
The surplus heat energy from the tropics is redistributed polewards, and as a result, the tropics do not get progressively heated up due to accumulation of excess heat. क्या बोला जा रहा है? ये बोल रहा है, 1 सेकेंड। अब आपका जो इक्वेटर है, यहाँ पे है, यही हीट आ रही है आपके इक्वेटर में। जो भी हीटेड अप एयर है वो पोल्स की तरफ जाती है ना, पोल्स की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है, एयर का मिक्सिंग हो रहा है। तो इसके वजह से जो है बस यही पोर्शन गर्म नहीं हो रहा है, इट इज गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ऐसा होता कि एयर मिक्सिंग नहीं हो रहा तो दिस एरिया विल बिकम एक्सट्रीमली हॉट एंड अनहैबिटेबल, कोई रह ही नहीं पाता इसमें अगर एयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। यही बोला जा रहा है, ठीक है। कमिंग टू द न्यू टॉपिक, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? The interaction of insolation with atmosphere and the Earth's surface creates heat, which is measured in terms of temperature. इंसोलेशन आ रही है और अर्थ के सरफेस पे पड़ रही है, दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम किससे समझ सकते हैं? टेम्परेचर। While heat represents molecular movement of a particular particle comprising a substance, the temperature is measured in the degree of hot and cold. अगर ये एक टम्बलर है और दूसरा टम्बलर, इसमें जो है मॉलिक्यूल स्टिल है, मॉलिक्यूल का स्टिल, इसमें मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये वाले प्रोसेस में क्या होगा? हीट रिलीज होगी बिकॉज योर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये वाले टम्बलर में पानी ठंडा रहेगा बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर स्टिल, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, दे आर स्टिल, देयर इज नो डिस्टर्बेंसेस। यही बोला था, इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। Now, what are the important factors which are controlling the temperature distribution? It is given here. Latitude. आपका, if this is my globe, this is my equator, Cancer, Capricorn, Arctic, Antarctic, North Pole, South Pole. जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाएगी, the temperature will decrease. First important factor. Altitude. This is my particular place, here is my house, and another house is over the mountain here. This house will be in much cooler conditions as compared to this because इसकी एक height पे है. So increase in the height will decrease the temperature. Understood? यहाँ पे हमने समझा increase in latitude, increase in latitude decreases temperature. Increase in height or altitude decreases temperature. Distance from the sea, air mass circulation. वैसे मैंने सारी चीजें आपको इसमें बताई हैं, we are going to learn. चलो इसी में पढ़ते हैं। Latitude क्या इफेक्ट करती है? The temperature of a place depends upon the insolation received. It has been explained earlier that the insolation varies according to the latitude. मैंने बताया as we are moving towards the pole, as the latitude is increasing, the temperature will drop. Altitude I have already told you, increase in height, decrease in temperature. इसी को हम लैप्स रेट भी बोलते हैं या नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जा रही है। इफ एनी वन ऑफ यू हैव डन ट्रेकिंग, तो माउंटेन्स में जैसे जैसे जाओगे योर टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीज। हर 1 किलोमीटर हाइट इंक्रीज पे, एवरी 1 किलोमीटर हाइट इंक्रीज पे आपका 6.5 डिग्री ड्रॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। नाउ आई वेंट 1 किलोमीटर अप, my temperature will become 20 degree minus 6.5, that is your 13.5 degree Celsius हो गया। फिर से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, it will drop down again to 6.5 degree। ठीक है, this is the distance from the sea. Another factor, compared to land, sea gets heated slowly and loses heat slowly, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं, टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में, तो इसीलिए जो है समय लगता है ओशन सीज को गर्म या ठंडा होने। एज कम्पेयर टू हीट लैंड, एज कम्पेयर टू लैंड बहुत जल्दी हीटेड अप हो जाती है। अगर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली क्लोजर। तो इससे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है ना, यहाँ पे बहुत गर्म होगा एज कम्पेयर टू दिस, या यहाँ पे बहुत ठंडा होगा एज कम्पेयर टू दिस।
The places situated near sea become moderating influence of the sea and land-based seas happen होता है. अब ये वार्म एयर राइज होगी, राइज से कूल जाएगी और कूल से यहाँ पे वार्म आएगी. तो यहाँ पे ड्यूरिंग द डे व्हाट इज हैपनिंग? ड्यूरिंग डे व्हाट यू आर फीलिंग? ड्यूरिंग डे दिन के समय पे क्या हो रहा है? आपकी सी ब्रीज चल रही है. ठीक है, दिन के समय पे सी ब्रीज चल रही है. नाइट के समय पे क्या होता है? लैंड ब्रीज चलती है. इसीलिए जो है हवा अंदर बाहर करती रहती है, ठंडी गर्म. इसीलिए जहाँ यहाँ पे जितने भी आपके हैबिटेशंस हैं वो मॉडरेटिंग टेम्परेचर में है. ठीक है, दे आर इन मॉडरेटिंग टेम्परेचर. Obviously, air mass and ocean currents, as the warm air is getting mixed with the cold air, the temperature is normalized. Okay, the places which come under the influence of warm air masses experience high temperature. Obviously, जो यहाँ पे रहेंगे उनको गर्म फील होगा, जो यहाँ पे रहेंगे ठंडे फील होंगे, जो बीच पे रहेंगे उनको मॉडरेटिंग टेम्परेचर होगा. Similarly, places located on the coast where the warm ocean currents flow record high temperature than the places located on the coast where cold currents flow. Very simple. Understood? जहाँ पे cold ocean current है वहाँ पे ठंडक रहेगी as compared to warm ocean current. Distribution of temperature. सबसे पहले आप ये वाला point याद करिए. Isotherm ऐसा लाइन होता है जिस that line which joins places having equal temperature. For example, इस place का temperature है 20 डिग्री, इस place का है 20 डिग्री, इसका है 21, इसका है 21, इसका है 21. अब देखो अगर आइसोथर्म बनाना है, if I want to make isotherm, I will make this. I will join all the places where the temperature is equal. This is my isotherm. ठीक है, तो सारे लाइन देख रहे हैं आप, जो भी लाइन बने हुए हैं, this is isotherm. It is joining the place which are having same temperature. Northern hemisphere, the land surface is more as compared to southern. आप देख सकते हो ये इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है. आप खुद ही देख के बताइए किस स्फीयर में ज्यादा लैंड दिख रहा है. ऑब्वियसली नॉर्थ हेमिस्फीयर में. तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है, तो ओशन और लैंड का जो हमने यहाँ पे पढ़ा ट्रांसफर, ये वाला वो बेटर कहाँ होता है? दैट हैपेंस इन योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बेटर होता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर. Hence, the effect of land mass and ocean are well pronounced in your northern hemisphere. ठीक है, very easy. Inversion of temperature. This is the last topic for the day. It is nothing but, as I have already told you, that when the height is increased, temperature decrease होता है. आप mountains पे चढ़ेंगे तो temperature decrease होता है. But we have learned in the previous classes that there are two layers, that is stratosphere and thermosphere, जहाँ पे height increase तो हो रही है लेकिन temperature भी बढ़ रहा है. Temperature is also increasing. ये कहाँ हो रहा है आपका? स्ट्रैटो और थर्मो. स्ट्रैटोस्फीयर में कब हो रहा है? जब ओजोन प्रेजेंट है. थर्मोस्फीयर में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आयन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस. तो यहाँ पे उल्टी चीजें होती है. यहाँ पे क्या होता है? With increase in height, there is increase in temperature. To know in detail about this process, refer your previous chapter, that is your chapter number 8 of Geography class 11. Normally, the temperature decreases with increase in elevation. This is called normal lapse rate. At times, the situation is reversed. The normal lapse rate is inverted. It is called inversion of temperature. यही मैंने बताया. ये आपका normal lapse rate है, NLR है. This is your abnormal lapse rate. Inversion happens. ये short duration के लिए होता है, but quite common nonetheless. A long winter night with clear skies and still air is ideal situation for inversion. क्यों? क्योंकि cloud नहीं है, difficulty नहीं होगी air के passage में, heat के absorption में, इसीलिए जो है आपका inversion. Still air है, मतलब mixing नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं. So this is the thing, and this is everything about your chapter 9 Geography class 11. I hope you enjoyed it. I hope all the concepts are absolutely clear to you, and we meet in the next lecture with your chapter number 10. Please revise and keep revising as many times you can, either by using your notes or either by referring mind map or either by watching the lecture again.